जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 12 मई और 12 मई के एसएससी एमटीएच के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 12 मई के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि दोस्तों रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण कब दिया गया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1956। आपको बता दें रुक्मिणी देवी अरुंडेल प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में भक्तिभाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की थी। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम था भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू एक कवि और राजनीतिक थी। नायडू ने 1947 से 1949 तक आगरा और अवध के संयुक्त राज्यों के पहले गवर्नर के रूप में सेवा की और वे भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। अगर आपसे पूछे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि सरोजिनी नायडू को किसने दी थी, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा इनको यह उपाधि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की दी गई थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। आपको बता दें कि लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो साबरमती नदी की एक उपनदी है। यह दुनिया में सबसे पहले ज्ञात बंदरगाह था जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के उद्देश्य के लिए किया जाता है। लोथल आधुनिक गुजरात में अहमदाबाद जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था कि नारियल में वसा अम्ल कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा लॉरिक अम्ल। आपको बता दें कि वर्जिन नारियल तेल लॉरिक अम्ल एवं विटामिन ई का मुख्य स्रोत है और वर्जिन नारियल तेल ट्रांस फैटी एसिड से मुक्त है। मध्यम श्रृंखला वाले वसा या मध्यम श्रृंखला वाले ट्राइग्लिसराइड जिसे लॉरिक अम्ल कहा जाता है से भरपूर है, जो माँ के दूध में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के वसाओं की समानता वाले हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बादशाह की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी, तो आंसर हो जाएगा बाबर। आपको बता दें जहुरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। मुंबईयान नामक पद्म शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है और 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कांधार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए आंसर हो जाएगा केरल। आपको बता दें मोहिनी अट्टम या मोहिनीयट्टम दक्षिण पश्चिम भारत में केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे शास्त्रीय नृत्य लिए हुए हैं जो कि किस राज्य से संबंधित है, आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, कथक उत्तर प्रदेश से, सत्रिया असम राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। बता दें जो भाखड़ा नांगल बांध है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर बना एक बांध है। यह 226 मीटर लंबा है और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है और यह एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है जिसकी स्थापित क्षमता 1325 मेगावाट है और यह 3 राज्य सरकारों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का संयुक्त उपक्रम है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रमुख बांध लिए हुए हैं, किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, उसके रोचक तथ्य क्या हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं भाखड़ा नांगल की, तो सतलुज नदी मैंने बताया हिमाचल प्रदेश में भारत में सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है, भारत में सबसे ऊंचा बांध है। चमेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बगलियार बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। उरी जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर झेलम में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा मैडम हेलिना ब्लावात्स्की और कर्नल हेनरी स्टील अलकाट। आपको बता दें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में मद्रास में ब्लावात्स्की और कर्नल हेनरी ओलकोट द्वारा 1882 में मद्रास के अडयार में अपने मुख्यालय से की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क यानी यूएसए में 1875 में मैडम एचपी ब्लावात्स्की और एक रूसी महिला और हेनरी स्टील ओलावट एक अमेरिकी कर्नल द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था नस्ल, रंग, पंथ के किसी भेद के बिना मनुष्य का सार्वभौमिक भाईचारा बनाना और प्राचीन धर्मों और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना। 1893 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट
प्रेसिडेंट भारत पहुंची और ओलकोट की मृत्यु के बाद सोसाइटी का नेतृत्व संभाला। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्ष में आयोजित होता है, तो देखिए आंसर हो जाएगा 4 वर्ष में। आपको बता दें पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस के सैमानिस्क में आयोजित किया गया था और खेल 1924 से 1936 तक हर साल 4 साल में आयोजित किए गए। 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में से बाधित हुए और 1948 में फिर से शुरू हुए। शीतकालीन ओलंपिक में 5 मुख्य खेल बॉबस्ले, कर्लिंग, आइस हॉकी, नार्डिक स्कीइंग और स्केटिंग खेले जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक की। 2024 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो आपको याद रखिएगा दक्षिण कोरिया के गैंगवान में 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल का चौथा संस्करण आयोजित होगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली में आयोजित किए जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों खाली स्थान वाला था कि हवा को गर्म करने पर खाली स्थान दिया था और ठंडा करने पर खाली स्थान दिया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हवा को गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। एक क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि एक कैलेंडर वर्ष में T20 में 1000 रन किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं और वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के केवल दूसरे खिलाड़ी हैं। 2021 में पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 73.6 की औसत से 1326 रन बनाए हैं। एक क्वेश्चन बताया था दोस्तों कि ऋतु संहार के लेखक कौन है, तो देखिए आंसर हो जाएगा कालिदास। ऋतु संहार कालिदास का एक विख्यात काव्य है। ऋतु संहार महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है जिसके 6 सर्गों में ग्रीष्म से आरंभ कर वसंत तक की 6 ऋतुओं का सुंदर प्रकृति चित्रण प्रस्तुत किया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख लेखक हैं, उनके द्वारा प्रमुख पुस्तक हैं। कृष्णदेव राय की बात करें अमुक्तमाल्यद, कालिदास मेघदूत और ऋतु संहार, तुलसीदास की रामचरितमानस और पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रमुख पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है छठ पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो देखिए छठ पूजा जो है बिहार राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। छठ पूजा जो कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाई जाती है और यह त्यौहार हिंदू चंद्र विक्रम संवत पंजाब के कार्तिक माह में मनाया जाता है और यह सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा यानी छठी मैया को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है। परवैतनी द्वारा प्रार्थना की जाती है जो आमतौर पर महिलाएं होती हैं और ऐसा माना जाता है कि पांडव और द्रौपदी ने भी अपने जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए यह पूजा की थी। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रमुख राज्य हैं, उनके कौन कौन से त्यौहार हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो दुर्गा पूजा वहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। राजस्थान का बूंदी है, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, पंजाब का लोहड़ी बैसाखी, केरल का ओणम, असम का बिहू और आंध्र प्रदेश का उगादी प्रमुख त्यौहार हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो देखिए आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स अमेरिका के एक पूर्व प्रतिस्पर्धी तैराक है। उन्होंने अब तक ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते हैं। उन्होंने 23 स्वर्ण सहित कुल 28 स्वर्ण ओलंपिक पदक जीते हैं और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 13 ओलंपिक स्वर्ण पदक और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 16 ओलंपिक पदक भी अपने नाम किए हैं। उन्होंने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे और 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 4 स्वर्ण और 2 रजत और 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है और वह 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक परेड ऑफ नेशंस में संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वजवाहक थे। उन्होंने 2016 में अपने संन्यास की घोषणा की थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा कितनी है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 60 साल। अगर ऑप्शन में नहीं मिल पाया था तो अगर ऑप्शन में दिया होगा 18 से 40 तो ये भी हो सकता है, क्योंकि जो अटल पेंशन योजना है ये असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये की पेंशन प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आवेदक के निवेश के अनुसार प्रदान की जाएगी। तो देखिए जो अटल पेंशन योजना है इसमें 18 से 40
उम्र तक के व्यक्ति जो कि पैसा जमा कर सकते हैं और 60 साल पूरा होने पर उनको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गुरु पर्व किस सिख गुरु के जयंती पर मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जयंती, गुरु नानक देव जो कि जन्म का उत्सव, उनके जन्म का उत्सव मनाने के लिए मनाई जाती है, जो 10 सिख गुरुओं में से पहले हैं। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व, गुरु पूरब या गुरु प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पादप कोशिका की विशेषता क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी रिक्तिका। आपको बता दें एक पादप कोशिका सभी पौधों की मूल इकाई है और पादप कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जिसका अर्थ है उसके पास एक झिल्ली युक्त नाभिक और अंगक है और इसमें अन्य कोशिकाओं की तुलना में एक बड़ा रिक्तिका है। पशु कोशिका के विपरीत पौधे की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के आसपास एक कोशिका भित्ति होती है। देखिए कोशिका की अगर हम बात करें, सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया था। पादप कोशिका की खोज मैट्रियल स्लेडेन ने की थी। पशु कोशिका की खोज थियोडोन स्वान ने की थी। थियोडोन स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी का प्रस्ताव रखा था। और मानव शरीर में बात करें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु है। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो याद रखिएगा शुक्राणु है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विशेष रूप से निर्मित पोद्दार और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा पीसी कल्चर। आपको बता दें मछली की खेती या मछलियों को टैंक या तालाब में पालने को मछली पालन कहा जाता है। और दुनिया भर में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति पैदा की जाती है वे हैं तिलपिया, सालमन, कार्प और कैटेफिश। और विश्व में 50% से अधिक सी फूड उपलब्ध हैं। बात करते हैं दोस्तों सेरीकल्चर की, तो रेशम की खेती को कहते हैं रेशम की खेती है, जिसे रेशम की खेती के नाम से जाना जाता है। विटीकल्चर अंगूर के ज्ञान उत्पादन और अध्ययन की खेती है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें फसलों की विविधता शामिल है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ENSO का पूरा नाम क्या है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन, यानी अल नीनो दक्षिण दोलन। आपको बता दें अल नीनो दक्षिणी दोलन एक आवधिक जलवायु घटना है जो मध्य और पूर्वी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पानी के तापमान में उतार चढ़ाव की विशेषता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्राकृतिक रबड़ को मुलायम एवं संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 12 मई में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।